नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मूल अधिकार। वैसे इस टॉपिक को आपने कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसे थोड़ा इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसे लंबे समय तक याद रख सकें और कोई कन्फ्यूज़न वाली स्थिति भी नहीं बने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मूल अधिकार है क्या, इन्हें मूल अधिकार क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार का मतलब ये होता है वैसे अधिकार जो संविधान के द्वारा जिनको गारंटी प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो नागरिकों को प्रदान किए गए ऐसे अधिकार जो जिनको संविधान के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह कोर्ट की शरण में जा सकता है। कोर्ट उसके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा जरूर करेगा। ठीक है, अब हम बात करें कि मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। काफ़ी कॉमन फैक्ट है, याद भी होगा आप सबको। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए। ये भी आपको ध्यान होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो सरकार के कठोर कानून होते उनके खिलाफ नागरिकों की आज़ादी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझेंगे। पहले हम अगर इस फॉर्मेट को समझ लेंगे अच्छे से तो बाद में हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अगर हम बात करें भारत के मूल संविधान की, तो भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे भारत के मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है इसको भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। तो इसकी अब वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको कब हटाया गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। कई बार 42 और 44 में कंफ्यूज हो जाते हम, तो हमें बहुत क्लियरली ध्यान रखना है कि 42वां नहीं था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 1978 में लाया गया था। उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में इसकी स्थिति देखें तो वर्तमान में ये एक सामान्य कानूनी अधिकार है जो हमारे संविधान के भाग 12 में रखा गया है। भाग 12 में अनुच्छेद 300A में रखा गया है, ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, वर्तमान में भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A एक सामान्य कानूनी अधिकार हो गया है अब तो, पहले ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो इसका तो क्लियर हो गया। अब वर्तमान में देखें तो हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 और 30 तक। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। ठीक है, ये 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में भारतीय संविधान में मौजूद है। ठीक है, कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि जो समानता के अधिकार है वो कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए। तो ये अगर टोटल अनुच्छेद देखें तो हम क्या करते हैं कि 18 माइनस 14 कर दिया, ये होगा 4। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 4 नहीं है, टोटल 5 अनुच्छेद है। आप गिन सकते हो 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 5 है। तो इस प्रकार का भी अगर प्रश्न आ जाए तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसी प्रकार स्वतंत्रता के देखें तो इनके अंतर्गत 4 अनुच्छेद है, 2 है, 4, 2 और 1।
तो यहाँ से हम एक सीरीज याद रख सकते हैं 5 4 2 4 2 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर कितने थे, इसके अंदर कितने थे, तो अगर ये सीरीज हमें याद होंगी तो हम अपने आप इसको निकाल सकेंगे, अनुच्छेद को निकाल सकेंगे। ठीक है, 5 4 2 4 2 1। अब हम इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लेंगे समानता का अधिकार। पहले थोड़ा सा आप इस फॉर्मेट को याद कर लेंगे तो आगे कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद रखे गए हैं। इनको हम अलग से अलग अलग पढ़ेंगे। 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 5 अनुच्छेद है। ठीक है, अब देखिए 14 में क्या है। इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। 14 में विधि की समक्ष समानता। विधि की समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधि का मतलब है यहाँ पे कानून। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कानून के दृष्टिकोण से सभी नागरिक समान है और कानून के द्वारा सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। कानून के दृष्टिकोण से सभी नागरिक बराबर है। अब कई बार यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि विधि के समक्ष समानता ये प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में क्या है? 5 आधार दिए गए: जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 15 में कौन कौन से आधार दिए गए जिनके आधार पे समानता की बात कही गई है। ठीक है, तो कोई भी नागरिक किसी भी जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या मूल वंश या जन्म स्थान का हो, उसे किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके साथ। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन आधारों के आधार पे उनको सब समानता दी जाएगी। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। टोटल कितने आधार हो गए? 5। तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, 15 में 5 आधार हो गए। ठीक है, अब हम बात करें 16 की। 16 में क्या लिखा हुआ है? लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन के अवसर में समानता। कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर कोई नागरिक उसके लिए उम्मीदवार हो सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, लोक नियोजन मतलब कोई भी सरकारी पद के लिए कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। अनुच्छेद 16 में लिखा, याद हो गया होगा। 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। जो जातिवाद जैसी विचारधारा रखते हैं उसे कहते हैं अस्पृश्यता, छुआछूत। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 17 से हम थोड़ा इस प्रकार की कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना पड़ेगा। तो 17 से अस्पृश्यता को खतरा, ऐसा आप याद रख सकते हो। 17 से अस्पृश्यता को खतरा, छुआछूत को खतरा। तो ठीक है, तो 17 में हो गया अस्पृश्यता का अंत। 18 की बात करें, उपाधियों का अंत। अठारह में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि सरकार की ओर से शिक्षा एवं सेना के अलावा किसी भी पद के लिए कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो शिक्षा और सेना में कोई भी उपाधि प्रदान की जा सकती है, उसके अलावा राज्य नहीं कहता कि किसी भी प्रकार की उपाधि दी जाएगी। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि
कोई भी नागरिक जो सरकारी पद पर कार्यरत है विदेश से कोई भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता राष्ट्रपति की सलाह के बिना। तो उसे विदेश से कोई उपाधि अगर ग्रहण करनी है तो राष्ट्रपति से वो सलाह लेनी जरूरी है, उनके परामर्श के बाद ही होगी। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 18। तो सिंपल है। 14 विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण। 15 में 5 आधार दिए गए, जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश और जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता। 17 में अस्पृश्यता को खतरा। 18 में उपाधियों का अंत। क्लियर है, इसमें क्या दिक्कत, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो वो सीरीज आपको याद होगी 5 4 2 4 2 1। वैसे इसका अनुच्छेद भी आपको याद होगा, जो था आपके अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, 4 अनुच्छेद थे, 19, 20, 21 और 22। तो इनको अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि इनमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, क्योंकि इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि 19(1) में क्या है, 19(2) में क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। तो आज हम इसको इस प्रकार एक कहानी के रूप में सेट करेंगे ताकि कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं हो, कभी भी अगर प्रश्न आ जाए तो इसे आसानी से जवाब दे सके। ठीक है, ये हो गई 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, एक कहानी सुन सकते हैं आप। ठीक है, कहानी यह है कि एक 19 साल का लड़का है। क्या है, 19 साल का लड़का है। लड़के के दिमाग में एक विचार आया है और वो विचार को बोलना चाहता है, किसी के सामने अभिव्यक्त करना चाहता है, अपने दोस्तों के सामने कह सकते हैं। तो सबसे पहले बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, लड़के के दिमाग में कोई विचार आया, उसको अभिव्यक्त करना है। अब वो अभिव्यक्त करने के लिए क्या करेगा, अपने दोस्तों का सम्मेलन बुलाएगा, एक मीटिंग बुलाएगा अपने दोस्तों की। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे शांतिपूर्वक या निरायुध। निरायुध मतलब बिना हथियारों का। ठीक है, सम्मेलन। शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन या कोई सभा बुलाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(2) में। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उनके दोस्तों का सम्मेलन बुला दिया लड़के ने। अब वो सम्मेलन सारे दोस्त मिलकर एक संगठन बनाएंगे, एक समिति बनाएंगे। ठीक है, संगठन या समिति बनाने की स्वतंत्रता आ गई। संगठन बना दिया। अब ये दोस्त सारे इकट्ठे होके कहीं घूमने चले जाते हैं। तो घूमने चले गए भारत में, अबाध घूमने या संचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, घूमने घूमने चले गए। अब क्या हुआ, घूमते घूमते कोई अच्छी सी जगह मिल गई, हिमाचल जैसी। तो दोस्तों को लगा कि ये जगह सबसे अच्छी है, तो यहीं पे बस जाते हैं। तो रहने या बसने की स्वतंत्रता। देखिए, अगर हम इस प्रकार कहानी के रूप में सेट करके याद करेंगे तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी हम इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गई 5वीं। अब क्या करेंगे, सारे दोस्त वहाँ बस तो गए हैं, अब बसने के बाद उनको रोजगार भी तो करना पड़ेगा, मजदूरी भी तो करनी पड़ेगी। तो अगला है जो छठा इसकी स्वतंत्रता दी गई है, वो है कारोबार या रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसको थोड़ा कहानी को रिवाइज करते हैं। 19 साल का लड़का है, उसके दिमाग में कोई विचार आया और विचार को अभिव्यक्त करना चाहता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसने कि शांतिपूर्वक या निरायुध एक सम्मेलन बुलाया अपने दोस्तों का। फिर उन दोस्तों ने मिलकर एक संगठन बना दिया और वे सारे संगठन घूमने चले गए कहीं भी, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अब घूमते घूमते कोई अच्छी जगह मिल गई और वहाँ जाके बस गए।
तो बसने की स्वतंत्रता। फिर वहाँ पे बसने के बाद उन्होंने वहीं पे अपना कारोबार या रोजगार शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये कहानी के रूप में आप सेट हो गई होगी आपके दिमाग में, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अब हम लेंगे अगला अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20, इसमें 2-3 पॉइंट हम याद रख सकते हैं। जैसे कोई भी अपराधी है, अपराधी के भी मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अपराध कर दिया तो अब उसके सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा, उसका हनन कर दिया जाएगा। तो अपराधी के पास जो भी मौलिक अधिकार है उसका वर्णन अनुच्छेद 20 में किया गया है। तो वो क्या है? अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है, दिया गया है कि एक हम कह सकते हैं एक अपराध के लिए एक ही सजा। ठीक है। अगला पॉइंट है, जिस समय अपराध किया है उसी समय के जो भी सजा के प्रावधान थे वही सजा मिलेगी। और तीसरा है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक अपराध के लिए एक ही सजा। अगर किसी व्यक्ति ने जैसे किसी की हत्या कर दी, एक अपराध किया तो उसके लिए एक ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि उसको बार बार सजा दी जाएगी। ठीक है। अगला है कि जिस समय अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए सजा का क्या प्रावधान था। जैसे किसी ने कोई अपराध कर लिया है, उसके लिए आजीवन कारावास की सजा थी। ठीक है। तो वर्तमान में उस सजा को बदल के मृत्युदंड कर दिया गया है, तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा, न कि मृत्युदंड, क्योंकि उसने अपराध किया उस समय सजा का प्रावधान जो था वो था आजीवन कारावास, तो उसे आजीवन कारावास ही मिलेगा। ठीक है। अगला है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। अपराधी को बार बार ये नहीं कहा जाएगा कि आप ये बताओ कि आपने ही अपराध किया है। ठीक है। तो अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्षी के होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हो गया अनुच्छेद 20। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। इसे हम जीवन जीने की स्वतंत्रता भी कहते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बहुत प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। इसमें बहुत सारे प्रावधान और भी जोड़ दिए गए, जैसे निजता का अधिकार है, ये भी इसमें आता है। और इसके अलावा स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ हवा में जीने का अधिकार, प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, कई प्रकार के अधिकार है जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला हम बात करें अनुच्छेद 22 की। इससे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 21 का। ठीक है। शिक्षा का अधिकार। वैसे ये अधिकार मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 21 का जो कि शिक्षा का अधिकार है उसको कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 क में लिखा हुआ है।
अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 की गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें भी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके भी पास मौलिक अधिकार है कि वो उसका कारण जान सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। ठीक है, तो एक तो ये है कि गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। इसके अलावा गिरफ्तार की गई व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा, न्यायालय में पेश 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाना जरूरी है। ये भी उसका एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो अपने मनपसंद किसी भी वकील को रख सकता है, अपनी गवाही देने के लिए वकील को कर सकता है। ठीक है, तो मर्जी का वकील भी कर सकता है। ये भी इसकी स्वतंत्रता है। ये हो गया अनुच्छेद 22। कई बार क्या होता है कि 20 और 22 में कंफ्यूज हो जाते हैं, 20 में क्या लिखा हुआ है और 22 में क्या है, क्योंकि एक ही जैसे वर्ड है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से याद रख सकते हैं। 20 में लिखा हुआ है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधी व्यक्ति के लिए, और 22 में गिरफ्तारी से संबंध में संरक्षण। तो पहले क्या होगा, पहले तो अपराध होगा, बाद में ही गिरफ्तारी होगी ना। पहले तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया, गिरफ्तार कर दिया, बाद में अपराध करे। तो हम यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं कि पहले अपराध होगा, तो अपराध उनमें हो गया अनुच्छेद 20 में और गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। ठीक है, ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला हम बात करें तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। पिछला हमारा था अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, और ये हो गया 23 से 24। वो सीरीज आपको याद हो गई होगी, 5 4 2 4 2 और 1, तो ये आ गए आपके 2। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 अनुच्छेद है, आसानी से याद रख सकते हैं, 23 और 24। 23 में क्या लिखा हुआ है, मानव दुर्व्यापार, बेगार प्रथा और बलात् श्रम। इसको निषेध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव का व्यापार नहीं होगा। ये भी कई प्रकार की प्रथाएं चलती है कि स्त्री पुरुषों और बच्चों का खरीद बिक्री की जाती है, तो उस पर ये रोक लगाता है अनुच्छेद 23। बेगार प्रथा, बिना मजदूरी के भी काम करवाया जाता है, तो उस पे भी रोक लगाता है। बलात् श्रम, बच्चों को श्रम नहीं करवाने के लिए, इस पे भी रोक लगाता है अनुच्छेद 23। अगला हम बात करें अनुच्छेद 24 की। 24 में ये लिखा हुआ है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोका गया है। ठीक है, तो क्योंकि पिछले भाग में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21 क में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो 14 से कम उम्र के बच्चे तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनका ये अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो कारखानों में काम करने के लिए उनको रोका गया है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम के लिए रोकने वाला कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24। तो यहाँ पे आप 4 से 4 को कनेक्ट कर सकते हो। 23 और 24 में अगर कंफ्यूज हो जाए तो 24 में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों। ठीक है, ये थे आज के हमारा टॉपिक मूल अधिकार। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।